दलित को रोज दिखती है, पिछड़ों को रोज दिखती है, आदिवासियों को रोज दिखती है, महिलाओं को भी दिखती है। तो जाति जनगणना से क्लैरिटी आ जाएगी। और इसीलिए बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, मैं कहना चाहता हूं कुछ भी कर लो, जाति जनगणना होने वाला, जाति जनगणना होगा। और ये 50% वाली जो आपने बना रखी है दीवार, इसको तोड़ा जाए। जाति जनगणना से संविधान बचेगा। क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में फूले जी की आवाज नहीं है? इसमें बुद्ध भगवान की आवाज नहीं है? बसवना, फूले जी, सावित्री फूले जी, इन सब की आवाज नहीं है? तो इसमें कहा जा रहा है वही बुद्ध भगवान ने कहा, वही अशोक ने कहा, वही इन सब महापुरुषों ने कहा, वही अंबेडकर जी ने कहा, वही गांधी जी ने कहा। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं। वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे। रायबरेली में एमपीज की मीटिंग होती है, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं? कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में, जुडिशरी में 90% लोग हैं ही नहीं। मैं आपको बता दूंगा कहां मिलेंगे, जेल में, मनरेगा की लाइन में। मोदी जी कहते हैं, आपने सुना होगा, जब भी जाति जनगणना की बात करता हूं, मोदी जी कहते हैं देखिए राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। ऐसे अब हम 3-4 सम्मेलन कर चुके हैं। आपने आज डिस्कशन किया होगा, आपने अपने विचार रखे होंगे। अच्छा डिस्कशन होता है, एक प्रकार से क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलती है। अभी आपने अंबेडकर जी और गांधी जी की बात की, और हर सम्मेलन में अंबेडकर जी की बात होती है, गांधी जी की बात होती है, शिवाजी महाराज, महात्मा फूले जी, सावित्री फूले जी, संत तुकाराम जी, बहुत सारे नाम हैं, साहू महाराज जी, बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी, गांधी जी। उसमें बुद्ध भगवान का नाम जोड़ा जाता है, बसवना, नारायण गुरु। हर प्रदेश में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे। और फिर उनकी याद करते हैं हम। गांधी जी अमर रहें, अंबेडकर जी अमर रहें, हाथ जोड़ते हैं उनके सामने, माला लगती है। मगर सच्चाई है कि जब हम अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हम अंबेडकर जी की बात करें तो अंबेडकर जी ठीक है एक फॉर्म थे, एक शरीर थे, मगर अंबेडकर जी के मुंह से सिर्फ उनकी आवाज नहीं निकलती थी। जब अंबेडकर जी बोलते थे तो करोड़ों लोगों की आवाज, करोड़ों लोगों की आवाज उनके मुंह से निकलती थी। अगर सिर्फ अंबेडकर जी की आवाज निकलती तो हम उनका याद नहीं करते। हम उनका याद इसलिए करते हैं क्योंकि जब अंबेडकर जी बोलते थे तो दूसरों का जो दुख था, दूसरों का जो दर्द था, वो उनके मुंह से निकलता था। मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, चाहे एनालिसिस ऑफ सेल्फ हो, चाहे एनालिसिस ऑफ कास्ट हो, बुद्धिज्म पे काफी पढ़ा है। और जब आप अंबेडकर जी को पढ़ेंगे तो दिखता है
कि यह व्यक्ति अपनी बात नहीं कर रहा है, यह व्यक्ति दूसरों की बात कर रहा है। और इस व्यक्ति के अंदर, जो हर नेता के अंदर लड़ाई होती है, नेता के अंदर क्या लड़ाई होती है? नेता के अंदर मुझ में है, सब में है। मैं क्या चाहता हूं और जनता क्या चाहती है, इसके बीच में टेंशन होती है। अंबेडकर जी जैसे, गांधी जी जैसे लोग अपनी आवाज को बंद कर देते हैं और उनके मुंह से अपना दुख, अपना दर्द नहीं निकलता है। उनके मुंह से दूसरों का दर्द, दूसरों का दुख, दूसरे की आवाज निकलती है। तो जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने, हिंदुस्तान ने, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, हिंदुस्तान ने जब अंबेडकर जी से कहा कि अंबेडकर जी आप इस संविधान को बनाइए, कोऑर्डिनेट कीजिए, तो देश उनसे कह रहा था कि हम चाहते हैं कि इस संविधान में जो इस देश में करोड़ों दलित हैं, जो उनका दर्द है, जो रोज उनको सहना पड़ता है, जो उनका दुख है, वो दुख, वो आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में गूंजनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। तो इससे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, आईआईटी, आईआईएम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, यह सब निकलता है। पब्लिक अस्पताल यहां से आते हैं। इसको आप मिटा दीजिए, आपको एक पब्लिक अस्पताल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक स्कूल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा। दुनिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, नाम नहीं लूंगा, वो इनइक्वालिटी पे काम करता है। तो मेरी उसके साथ बात हुई, मैंने उससे पूछा, वो प्रेजेंटेशन दिया उसने मुझे, और उसने मुझे कहा, राहुल, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अनइक्वल देशों में है। और फिर मैंने उनसे कहा, भैया आप एक बात बताइए, आपने हिंदुस्तान की एनालिसिस कर दी, आपने प्रेजेंटेशन दे दिया मुझे, मगर इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपने एक बार जात शब्द का प्रयोग नहीं किया। मतलब जो इनइक्वालिटी का सोर्स है, जहां से इनइक्वालिटी निकल रही है, उसकी तो आपने चर्चा ही नहीं की। मेरे एक दो दोस्त हैं, कभी कभी बात हो जाती है, जनरल कास्ट के लोग हैं। तो एक दिन मेरा एक दोस्त कहता है, मुझे तो जात नहीं दिखती। मैंने कहा, तुझे कहां से दिखेगी? जात नहीं है क्योंकि मुझे नहीं दिखती, आपको नहीं दिखेगी वो।
अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, मगर दलित को नहीं ढूंढनी पड़ेगी। दलित को रोज दिखती है, पिछड़ों को रोज दिखती है, आदिवासियों को रोज दिखती है, महिलाओं को भी दिखती है। तो जाति जनगणना से क्लैरिटी आ जाएगी, नया पैराडाइम बनेगा। और इसीलिए बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, मैं आपको बता रहा हूं, अभी वहां पे डिस्कशन चल रहा है जाति जनगणना के बारे में, बड़ी मीटिंग चल रही है, क्या पोजीशन लें, क्या कहना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कुछ भी कर लो, जाति जनगणना होने वाला है। हिंदुस्तान की जनता ने निर्णय ले लिया है, जाति जनगणना होगा और ये 50% वाली जो आपने बना रखी है दीवार, इसको तोड़ा जाएगा। तो ये आस्ते आस्ते आवाज बढ़ती जा रही है, इसको रोका नहीं जा सकता। हमारा काम आपका काम एम्प्लीफिकेशन का है, समझाने का है कि देखिए जाति जनगणना से संविधान बचेगा। अगर जनता को पता लग गया कि उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, तो एकदम इस किताब को पकड़ लेंगे और इसकी ये बच जाएगा। तो आप एम्पलीफायर हो, मैं भी एम्पलीफायर हूं, आप भी एम्पलीफायर हो। हमें देश को बताना है कि गरीबों के साथ, 90% लोगों के साथ इस देश में अन्याय हो रहा है, रोज होता है, और उसके खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं। और पहले 2 कदम जाति जनगणना और 50% की दीवार, यह है। हिंदुस्तान ने जब अंबेडकर जी से कहा कि अंबेडकर जी आप इस संविधान को बनाइए, कोऑर्डिनेट कीजिए, तो देश उनसे कह रहा था कि हम चाहते हैं कि इस संविधान में जो इस देश में करोड़ों दलित हैं, जो उनका दर्द है, जो रोज उनको सहना पड़ता है, जो उनका दुख है, वो दुख, वो आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में गूंजनी चाहिए। और वो काम अंबेडकर जी ने किया। अब लोग कहते हैं कि अंबेडकर जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन आजादी के एकदम बाद बनाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में फूले जी की आवाज नहीं है? इसमें बुद्ध भगवान की आवाज नहीं है? बसवना, फूले जी, सावित्री फूले जी, इन सब की आवाज नहीं है? तो ये जो है, जिसकी आज हम रक्षा कर रहे हैं, ये हजारों साल पुरानी किताब है। इसके अंदर जो सोच है, ये एक, हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न वर्जन है, 20th सेंचुरी का वर्जन है, मगर इसमें जो सोच है वो हजारों साल पुरानी है। जो इसमें कहा जा रहा है वही बुद्ध भगवान ने कहा, वही अशोक ने कहा, वही इन सब महापुरुषों ने कहा, वही अंबेडकर जी ने कहा, वही गांधी जी ने कहा। और इसके पीछे हिंदुस्तान का
एक विजन है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीने का तरीका है, मरने का तरीका है कि अगर हम जिएंगे, देश में जिएंगे, तो एक दूसरे का आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और जितनी जगह हम चाहते हैं उतनी ही जगह हम दूसरे को देने के लिए तैयार होंगे। इसमें कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान की पूरा धन, हिंदुस्तान की पूरी शक्ति, हिंदुस्तान का भविष्य छीन सकता है। इसमें लिखा है कि समानता होनी चाहिए, वन मैन वन वोट होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, हर धर्म का आदर होना चाहिए, हर जात का, हर प्रदेश का, हर भाषा का आदर होना चाहिए। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं, तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। मेरा काम जनता की आवाज सुनने का है, तो मैं सुन रहा था, और पहले एक छोटी सी आवाज आई, छोटी सी थी, जाति जनगणना। वो कोने से आई, वो ऐसे मतलब अगर मीटिंग हो, वो 200-300 लोगों ने नहीं कही, वो एक आदमी आया कोने से, कहता है जाति जनगणना। और फिर आस्ते आस्ते वो जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना फैलती जा रही है। इसको हमने जाति जनगणना नाम दिया है। जैसे अंबेडकर जी की सोच, बसवना, गांधी जी की सोच को हमने यह नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही जाति जनगणना को हमने नाम दिया है। मगर जाति जनगणना का असली मतलब न्याय है, क्योंकि अगर इस देश में 90% लोगों के पास कोई पावर ही नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, तो उनका क्या मतलब है? आपने कहा, यह शब्द बहुत यूज होता है आजकल, समानता, सॉरी, आदर, रिस्पेक्ट। मेरी सोच है कि बिना पावर की, बिना धन के रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? कोई भूखा मर रहा है, उसकी कोई सुनता नहीं है, 24 घंटा दुखी रहता है, और मैं जाके उस पर माला लगा दूं को, भैया मैं आपकी इज्जत करता हूं, उसका क्या मतलब? उससे अच्छा उसे शक्ति दो, उसके लिए रास्ते खोलो, उसको थोड़ा सा धन दिलवाओ, उसको थोड़ी पावर दो, और फिर आपकी रिस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर वो अपने आप रिस्पेक्ट ले जाएगा। कल मैं रायबरेली में, हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया, भैया ये जो सब अफसर हैं, अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे,
एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। झलक दिखी 80%। एक दो कम्युनिटीज के, बाकी कोई नहीं। झलक दिखी। कभी कभी मैं गंगाराम अस्पताल चला जाता हूं, वहां पे दिखती है। वहां पे मैं ढूंढता हूं भैया ये कोई दलित डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक आदिवासी डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक ओबीसी डॉक्टर दिख जाए। कॉर्पोरेट इंडिया में देखता हूं भैया नाम मिल जाए एक। 500 कंपनियां हैं, 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया है। 20-25 लोगों का मैं देखता हूं भैया इनमें से एक मिल जाए दलित, एक आदिवासी यहां मिल जाए, एक जनरल कास्ट का गरीब मिल जाए, ओबीसी मिल जाए, कोई नहीं मिलता। तो अगर आप देखना चाहते हो सब जगह दिखेगा। जुडिशरी में हाई कोर्ट्स देख लीजिए, बड़े बड़े अफसरों को देखिए, 90% हिंदुस्तान उसमें आपको दिखेगा ही नहीं। आपकी आवाज जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं उनकी आवाज सुनने का है, ये मुझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आवाज निकली छोटी सी, पहले कहती है भैया जाति जनगणना, मैंने सुना, फिर थोड़ी फैली, फिर और फैली, और फिर उसके बाद मैं देख रहा था मोदी जी का चेहरा बदलने लग गया। ये क्या हो रहा है? देश की जनता न्याय कैसे मांग रही है? जाति जनगणना से सब कुछ साफ हो जाएगा। हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग का हो, माइनॉरिटी हो, महिला हो, जो भी, सबको पता लग जाएगा कि इस देश में हमारे हाथ में कितनी पावर है, हमारे हाथ में कितना धन है, मतलब हमारा क्या रोल है। और मैं गारंटी देके कह रहा हूं कि जब हम हिंदुस्तान के एसेट्स को देखेंगे, हिंदुस्तान की पूंजी को देखेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि वहां पे ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है, ना कोई पिछड़ा है। और ये जो जाति जनगणना है, ये जैसे मैंने आपसे कहा, ये किताब नहीं है, ये जीने का तरीका है, ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। वैसे ही जाति जनगणना एक डेवलपमेंट का पैराडाइम है, एक डेवलपमेंट का तरीका है। मोदी जी कहते हैं, आपने सुना होगा, जब भी मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, मोदी जी कहते हैं देखिए राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना, मैं देश को बता रहा हूं कि 90% लोग इस देश की प्रगति में शामिल ही नहीं है। मैं देश को बता रहा हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में, जुडिशरी में 90% लोग हैं ही नहीं। 100% करेक्ट। अच्छा, अगर आपको देखना है, अगर आपको आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग देखने हैं, मैं आपको बता दूंगा कहां मिलेंगे। जेल में, मनरेगा की लाइन में, मैन्युअल लेबर में। ये जो सड़कें बनती हैं, ये जो इमारतें बनती हैं, ये जो इमारत बनी है, ये 90% ने बनाई है।
ये जो है ये 90% ने बनाया है, मगर इसका फायदा उसको नहीं मिला, इस इमारत का फायदा उसको नहीं मिला। बस तो यही सवाल है, यही सवाल मैं उठा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं मुझे। जहां भी जाता हूं मैं, मतलब खुशी से जाता हूं, आप जैसे लोगों से मिलता हूं, थिंकिंग एक ही है, आप मुझे समझते हो, मैं आपको समझता हूं। मतलब मैंने इतना लंबा भाषण दे दिया, मैं आपको कह रहा हूं अगर मैं यहां आके 2 मिनट बोल देता आप समझ जाते, जो मैंने आधे घंटे में बोला है आप 5 सेकंड में समझ जाओगे। सही पकड़े, आपकी नियत मेरी नियत साफ है। तो एक टीम जैसे काम करना है और पहला लक्ष्य है जाति जनगणना और 50% वाली दीवार। जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।